तो दोस्तों शुरू करते हैं इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है गुजरात गवर्नमेंट से, जिन्होंने अपने स्टेट के अंदर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई सोलर पॉलिसी अनवील कर दी है। दोस्तों ये जो सोलर पॉलिसी है इसके अंतर्गत छोटे या फिर आप कह सकते हो हाउस होल्ड सोलर यूसेज और एमएसएमई या छोटे इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है और एक पूरा सोलर नेटवर्क बनाने पर ध्यान दिया गया है। दोस्तों आप सब जानते हो कि जैसे कई बार सोलर एनर्जी हम वापस ग्रिड को भी भेज सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए जो टैरिफ 2.25 रुपीज का है वो फिक्स बताया गया है अगले 5 साल के लिए। और कई सारे ऐसे नए रूल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिसके अंतर्गत कंज्यूमर्स को एमएसएमईज को बहुत फायदा होगा। इसके बाद में कंज्यूमर्स जो है वो अपनी छतों को गवर्नमेंट को लीज कर पाएंगे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए और उसके हिसाब से उन्हें कुछ पैसे भी दिए जाएंगे और ऐसी कई सारी चीजें इस पॉलिसी के अंदर मेंशन्ड है। तो गुजरात यहाँ पर सोलर एनर्जी बढ़ाने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हुए नजर आ रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां पे इस शहर की ट्रैफिक समस्या को मिटाने के लिए 29 इंटरसेक्शन या जिन्हें हम चौक कहते हैं वहां की कंजेशन को मिटाने के लिए एडवांस ट्रैफिक इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो दोस्तों जायका एक जापानीज एजेंसी और ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी जापानीज है और बेंगलुरु के कुछ जो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड एरियाज है वहां पर इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो मेन सिटी का कमांड सेंटर है वहां से ठीक से मॉनिटरिंग हो पाए। कुछ भी अगर गलत हो उसके पहले ही प्रिकॉशनरी तरीके से वहां पर एक्शन लिया जा सके और अकॉर्डिंगली कहीं पर भी चोकअप ना हो, इस हिसाब से सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड अमूल से, जिन्होंने कहा है कि वो 250 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे कोलकाता में, जहां पर 10 लाख लीटर पर डे या 10 LLPD कैपेसिटी का एक नया प्लांट वो बनाएंगे। और इसके अलावा जो गुजरात का होम बेस है राजकोट के अंदर, वहां पर भी वो 400 to 500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी करंट फैसिलिटीज को एक्सपांड करने के लिए। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने इंफ्रा न्यूज में कवर किया था कि अमूल यूपी में भी एक्सपैंड कर रही है, वहां पे मोर देन 1000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं। और धीरे धीरे दोस्तों अमूल जो एक ऐसा ब्रांड है जो ज्यादातर वेस्टर्न इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है और यहीं पर उनके सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं, वो अभी नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में भी फैलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो अमूल की ग्रोथ यहाँ पर बिल्कुल भी कम होते हुए नजर नहीं आ रही है। अगली दोस्तों खबर आ रही है तापी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपने मेरे सूरत मेगा प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो देखी होगी तो तापी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट सूरत शहर के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स, इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है ये शहर के लिए और इन्होंने बहुत बेसिक लेवल पर इस पर काम शुरू किया था। और अहमदाबाद में जिस तरीके से साबरमती रिवर फ्रंट को डेवलप किया गया है उसी तरीके से यहाँ पर सूरत में भी जितनी तापी नदी गुजरती है उसके रिवर फ्रंट को पूरी तरीके से ना सिर्फ एस्थेटिकली डेवलप करने के लिए लेकिन वहां पर रेसिडेंशियल एरिया, फ्लड कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाए। इस तरीके से इस रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाने वाला था। तो आखिर में बहुत लंबे समय बाद में इस पर काम शुरू हो गया है और यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म मॉट मैकडॉनल्ड के द्वारा रेवेन्यू मॉडल डिजाइन्स बनाने के लिए इस बॉडी को काम दे दिया गया है। इसके अलावा इसी सेम कंपनी से फाइनेंशियल और टेक्निकल कंसल्टेंसी भी ली जाने वाली है और अकॉर्डिंगली सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाद में डीपीआर बनाने का काम करेगी। तो दोस्तों ये एकदम फर्स्ट स्टेप है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे ही मॉट मैकडॉनल्ड से कोई डेटा बाहर आता है अकॉर्डिंगली सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस हिसाब से टेंडर्स बनाएगी, फिजिबिलिटी चेक करेगी, बाद में जाकर टेंडर्स वगैरह फ्लोट हुए हमें नजर आएंगे। तो अगर सब कुछ बिना रुकावट के होता रहा तो हमें सूरत के अंदर एक और बहुत ही बढ़िया रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नजर आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश को मिले 4 यूनेस्को अवार्ड से रिलेटेड, जहां पर ज्यादातर कल्चर और हेरिटेज इन डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे भारत के कई सारे शहर और वहां के रीजन्स ने ये अवार्ड्स जीते हैं। तो दोस्तों यूनेस्को इस तरीके के अवार्ड्स बहुत ज्यादा जांच करने के बाद में, पूरा उनका एनालिसिस करने के बाद में दुनिया भर के अलग अलग शहरों को देता है और इस बार 4 जगह ऐसी है भारत में जिन्हें अवार्ड्स मिला है। अगर इन अवार्ड्स की बात करें तो दिल्ली के सुंदर नर्सरी को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है जो इकोलॉजिकल एंड हेरिटेज रिस्टोरेशन का भाग था और इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन निकल कर आया है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट in turning a barren site into an urban oasis in the heart of दिल्ली। अगला दोस्तों जो अवार्ड मिला है वो है केरला के कुतुम्बलम में, जहां के गुरुवायूर टेम्पल ने आर्किटेक्चरल हेरिटेज एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का अवार्ड जीता है। अगले दोस्तों जो 2 अवार्ड्स है वो सेम कैटेगरी में दिए गए हैं, जहां पर अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर और मलाबारी हॉल बिल्डिंग जो सेवा सदन सोसाइटी मुंबई में मौजूद है, इन दोनों जगहों को अवार्ड मिला है इन अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग बैक बिल्डिंग टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी एंड यूज ऑफ कम्युनिटी इन रेस्टोरेशन ऑफ इट्स हिस्टोरिक कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली पुरानी बिल्डिंग्स को वापस रिस्टोर करने के लिए और उन्हें अगली जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने के लिए इन 2 बिल्डिंग्स को अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है हमारे देश के इन सारे अलग अलग जगहों के लिए जिन्होंने अपने अचीवमेंट्स के कारण ये अवार्ड्स जीते हैं। अगली दोस्तों खबर है
हैदराबाद से, जहां पर एक नया 18 होल गोल्फ कोर्स ओपन कर दिया गया है हल्दी गोल्फ काउंटी के अंदर। तो दोस्तों ये एक चैंपियनशिप लेवल का गोल्फ कोर्स है, यानी पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसे बनाया गया है। हैदराबाद से 1 घंटे की दूरी पर ये गोल्फ कोर्स मौजूद होगा और यहाँ पर ना सिर्फ गोल्फ कोर्स लेकिन काफी अच्छा रिलैक्सेशन जोन बनाया गया है, जहाँ पर एक छोटा रिसोर्ट भी आप कह सकते हो यहाँ पर बनाया गया है और एक रिवर फ्रंट के बगल में होने के साथ साथ यहाँ पर कई सारे रेसिडेंशियल यूनिट्स भी प्लान किए गए। तो अभी आप ऐसा कह सकते हो कि हैदराबाद के पास में एक लैंडमार्क टाउनशिप बनते हुए हमें नजर आ रही है और काफी ज्यादा वर्ल्ड क्लास तरीके से ये बनाई जाएगी। अगली दोस्तों खबर है गुजरात से, जहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ने एक मीटिंग ली थी, जहां पर उन्होंने ऐसे कुछ प्लेयर्स को बुलाया था प्राइवेट सेक्टर से जो गुजरात के अंदर फेरीज चलाने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आप में से कई लोगों को याद होगा कि मैंने एक न्यूज कवर की थी जहां पर रोपैक सर्विस शुरू की गई थी घोघा हजारिया के बीच में और बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इसे लोगों से मिला है और अभी डेली बेसिस पर कई सारे लोग इन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। इसको देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने यह जाना है कि स्टेट के अंदर बाय सी या बाय वाटरवेज ट्रैवल करने के लिए लोग तैयार है और कई सारे रूट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इन्हें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल सकता है। तो दोस्तों यही जो एक डेटा निकल कर आया है उसके जरिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए टोटल 13 ऐसे रूट्स गुजरात की गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इस तरीके के रूट्स वो ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब तक इन सारे के सारे रूट्स का नाम सामने नहीं दिया गया है, लेकिन दीव और पीपाव के बीच में सेकेंड फेरी सर्विस शुरू हो सकती है और ऑलरेडी इस रूट पर ट्रायल रन चलने की तैयारियां हो चुकी है, ऐसा हमें बाहर समझ में आ रहा है। साथ साथ दोस्तों ये जो मीटिंग हुई है इसके अंदर ना सिर्फ पैसेंजर्स के हिसाब से लेकिन ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी अगर कोई प्राइवेट प्लेयर गुजरात में पोटेंशियल देखता है तो वो आइडियाज भी वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और जल्द ही अगर सब कुछ सही जाता है तो गुजरात के अंदर हमें अचानक से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आएगा और डेली बेसिस पर कई सारे जगहों के बीच में बाय वाटरवेज आप ट्रैवल कर पाओगे और साथ साथ अपना सामान भी भेज पाओगे। तो एक काफी अच्छी खबर आ रही है हमारे देश के वाटरवेज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के अंदर 2 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को मिले हुए अप्रूवल से रिलेटेड, जहां पर कृष्णापट्टनम और तुमाकुरु में 7,725 करोड़ रुपीस का अप्रूवल मिल चुका है इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप करने के लिए। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है इनके जरिए अप्रूवल दिया गया है और कृष्णापट्टनम को यहाँ से इनिशियली 2,139.44 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, जबकि तुमकुरु को 1,701 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कृष्णापट्टनम में क्योंकि एक पोर्ट भी है तो एक बहुत बड़ा मल्टी मॉडल हब यहाँ पर बनाया जाएगा, जबकि तुमकुरु में ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री, रिटेल और कमर्शियल कंपनीज पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऐसा निकल कर आ रहा है कि सिर्फ कृष्णापट्टनम पोर्ट के अंदर 98,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, जबकि तुमकुरु में 88,500 लोगों को मिल सकती है। लेकिन ये डेटा 2040 तक का एस्टिमेट करके बताया गया है और क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं तो इन्हें बनने में ऑब्वियसली समय लगेगा और धीरे धीरे यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा हमें इन्वेस्टमेंट होते हुए नजर आएगी। तो सदर्न इंडिया में और स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश में हमें 2 बहुत बड़े नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जल्द ही बनते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों इंपॉर्टेंट खबर आ रही है हमारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड या स्पेसिफिकली कहूँ तो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर हमारे देश के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि हमारा देश जो है डिफेंस इक्विपमेंट पहले एक्सपोर्ट नहीं किया करता था। बहुत कम ऐसे देश थे जहां पर हम सिर्फ कुछ इक्विपमेंट्स के भी कुछ पार्ट्स को एक्सपोर्ट किया करते थे और वो भी बहुत टाइट रेगुलेशन के अंदर हुआ करता था। इसके लिए जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट है इसके अंदर इंडिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ करता था, लेकिन रिसेंट में जो रूल्स चेंज हुए हैं इसके अंतर्गत ये चीज़ें अभी पॉसिबल हुई है। तो हमारे देश के अंदर की जो कई कमिटीज़ में अलग अलग अप्रूवल्स की ज़रूरत थी इन एक्सपोर्ट्स को शुरू करने से पहले, वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी है। ये जो पूरी मिसाइल है इसके अंदर 96% पार्ट्स इंडिया के अंदर ही ग्राउंड अप बनाए जाएंगे और सिर्फ 4% पार्ट्स ऐसे होंगे जो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जल्दी हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंट्रीज इस मिसाइल के लिए ऑर्डर्स रखती है और कितने बड़ी क्वांटिटी में इंडिया इन्हें एक्सपोर्ट करता है। अगली दोस्तों खबर फिर से डिफेंस रिलेटेड आ रही है, जहां पर एक ट्रायल हमारे DRDO के द्वारा लिया गया है, जहां पर इंडियन नेवी के साथ मिलकर हमारे शायक NG जो हमारे देश का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर है इसका टेस्ट ले लिया गया है और इसे ड्रॉप किया गया है हमारी नेवी के IL-38D एयरक्राफ्ट के द्वारा और गोवा के पास में ये टेस्ट लिया गया। तो दोस्तों ये जो कंटेनर है इसके जरिए हमारी डिफेंस फोर्सेस छोटे स्केल में इंपॉर्टेंट कार्गो को स्पेसिफिकली समुद्र में डिप्लॉय कर सकती है और अभी आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रायल्स लिए गए। तो पहले हमारे नेवी के एयरक्राफ्ट के द्वारा इसे एक अच्छी खासी हाइट से डिप्लॉय कर दिया गया और अपने आप को बिना डैमेज करते हुए इस कंटेनर ने खुद को समुद्र में लैंड किया और बाद में हमारे नेवी के वेसल्स के द्वारा इसे रिकलेक्ट भी कर लिया गया। तो एक सक्सेसफुल ट्रायल रहा है। एक प्राइवेट कंपनी MS अवंतल के साथ में मिलकर DRDO ने ये चीज बनाई है और DRDO से ये स्टेटमेंट निकल कर आया है कि ये कंटेनर 50 kg तक का पेलोड सेफली डिप्लॉय कर सकता है। तो एक और नया इक्विपमेंट DRDO के पूरे लिस्ट में हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है।
आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो आयुष साहू पूछते हैं व्हाई इंडियन रेलवे डजंट यूज टिकट चेकिंग मशीन लाइक मेट्रो। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि रेलवेज के अंदर बिना टिकट के ट्रैवल करना, बिना टिकट के स्टेशन के अंदर आ जाना एक कॉमन चीज है और इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है एंट्रीज और एग्जिट्स के यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स का डिप्लॉय नहीं किया जाना। दोस्तों ऐसा कोई डेफिनेट रीजन रेलवेज ने कभी ऑफिशियली नहीं दिया है कि वो क्यों मशीन्स को नहीं लगाते, जबकि हमारे देश में ऑलरेडी कई जगहों पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कुछ टुकड़ों में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके कारण आप कह सकते हो कि रेलवेज इन मशीन्स को स्टेशन में डिप्लॉय नहीं करता। पहली बात, रेलवेज के बैक एंड सिस्टम्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से मौजूद नहीं है, स्पेशली अगर हम आईटी और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों रेलवे टिकट जो है हमें कई जगहों पर पेपर फॉर्म में मिलते हैं, कई जगहों पर ये ऑनलाइन प्रिंट आउट्स होती है, कई बार आजकल तो फिजिकल टिकट्स भी लोग कैरी नहीं करते और सिर्फ एक एसएमएस या फिर मोबाइल के अंदर पीडीएफ भी एक टिकट के लिए काफी होता है। क्योंकि रेलवेज ने ये सारा का सारा टिकटिंग सिस्टम यूनिफाइड नहीं बना है, तो पहले तो रेलवेज को इसे यूनिफाई करना पड़ेगा ताकि इसे हर स्टेशन पर पहली बार आइडेंटिफाई किया जा सके और बाद में रेलवेज को बैक एंड में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि जो टिकट का ओरिजिनेशन है, डेस्टिनेशन है, उन जगहों के सिस्टम्स को वहां पर अगर कुछ गेट्स लगाए जाएंगे तो वो प्रॉपरली मैच हो पाए, उस हिसाब से बैक एंड इंफ्रा को डेवलप करना पड़ेगा। और दोस्तों किसी मेट्रो स्टेशन में 50-60 स्टेशन होते हैं, लेकिन इंडियन रेलवेज के सिस्टम में हजारों स्टेशन है और उनके लिए इस तरीके का सिस्टम डेवलप कर पाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। और साथ साथ रेलवे जिस तरीके से कभी डाइवर्जन लेती है तो उन केसेस में सिस्टम्स को अपडेट करवाना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। एक दोस्तों दूसरा बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर निकल कर आता है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, या आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी। दोस्तों जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं और जिन्होंने मेट्रो यूज किया है, हम सब इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से मेट्रो कार्ड इस्तेमाल होते हैं, कैसे आपको एंट्री के समय उसको इस्तेमाल करना है, कैसे एग्जिट के समय आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन जो टियर 2 या मैक्सिमम रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो प्रॉपरली इन गेट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इनिशियल डेज के अंदर और उस टाइम पे रेलवेज को बहुत ज्यादा कंजेशन का सामना करना पड़ सकता है एंट्री एग्जिट्स के दौरान। साथ साथ इसी चीज में फ्रॉड्स होना, स्कैम्स होना, ये भी एक रियल बात है। और दोस्तों अगर इतने बड़े स्केल पे ये किया जा सकता है तो बहुत बार रेलवेज को जो आज के टिकट्स है वो मे भी एक बार काम नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्यूआर कोड्स अगर पेपर पे प्रिंट किए जाए और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में अगर वो डैमेज होते हैं तो वो इन दी एंड ठीक से स्कैन नहीं हो पाएंगे। उसके लिए रिलायबिलिटी के लिए रेलवेज के पास में NFC टेक्नोलॉजीज हर एक तरीके के टिकट में होना जरूरी है। अगर क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल रेलवेज को करना है तो वो या तो उन्हें बहुत ज्यादा ड्यूरेबल पेपर पे प्रिंट करना पड़ेगा या फिर सभी लोगों को मोबाइल फोन्स के अंदर वो कैरी करने के लिए कंपलसरी होगा, जिसके कारण फिर से टियर 2, टियर 3 और रूरल सिटीज के अंदर रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। अगला दोस्तों बड़ा पॉइंट है रेलवेज का ये न करने के पीछे वो है स्टेशन डिजाइन। हमारे देश के अंदर जो भी रेलवे स्टेशन है उनकी एंट्री एग्जिट्स ठीक से डिजाइन नहीं है, जिसके कारण सारे स्टेशन पर कुछ पॉइंट्स के जरिए सिर्फ एंट्री रखना, कुछ पॉइंट्स के जरिए एग्जिट्स रखना। जो ओपन एंट्रीज होती है रेलवे स्टेशन के आसपास जहां से आप बिना गेट के भी एंटर कर सकते हो, उन्हें ब्लॉकेड करना, ये रेलवेज के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा। और अगर आप सब जानते हो कि अगर ये चीज कंपलसरी हो जाएगी तो जो अनऑफिशियल एंट्रेंसेस होगी स्टेशन पे वहां पे क्राउड जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ऐसी कि रेलवेज ने ऐसा नहीं है कि ये आइडिया पूरी तरीके से दिमाग से बाहर निकाल लिया है। रेलवेज के सामने चैलेंजेस बहुत है, लेकिन ऑलरेडी रेलवेज ने ये चीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी है। जिस तरीके से मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आज फंक्शन करता है तो इस स्टेशन के अंदर आप बिना एंट्री गेट्स में अपने टिकट को स्कैन किए हुए एंटर नहीं कर सकते हो और अकॉर्डिंगली यहाँ पर पास को स्कैन करने का सिस्टम लगाया गया है। इनिशियल डेज में यहाँ पर भी दिक्कतें आई, लेकिन अभी आप कह सकते हो कि ठीक ठाक तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बाकी सिस्टम्स पर डिप्लॉय करने से पहले रेलवे सिस्टम को पॉलिश करना चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। साथ साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।